कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का लास्ट टॉपिक है ये ब्लड फ्लो। इसके अंदर हम चेक करेंगे किस तरह से आप जब बीपी ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हो तो वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है, और बाकी कुछ इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शुरू वाली लाइन्स के अंदर वो सारी चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन 1 टॉल इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का भी है, ये भी आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। ये भी प्रेशर का ही एक यूनिट है 1 टॉर, और ये बराबर होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ब्लड की अगर बात की जाए तो ब्लड के अंदर आपको पता है कि ज़्यादातर पानी होता है, सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ब्लड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से मुराद ये होता है कि उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और इसकी डेंसिटी जो है वो नियरली इक्वल टू दैट ऑफ वाटर होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर पानी मौजूद है, इसलिए तकरीबन इसकी डेंसिटी जो है वो पानी ही की डेंसिटी के बराबर होती है। हाई कंसनट्रेशन तकरीबन 50% जो है इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी जो है वो 3 to 5 टाइम्स वाटर से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पानी ही नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ बल्कि रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं वगैरह वगैरह। उन चीज़ों की वजह से इसकी विस्कोसिटी जो है वो 3 से 5 गुना ज़्यादा है पानी की निस्बत। ये चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें जो हैं ये MCQs में आ सकती हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। अब ब्लड वेसल जो है वो रिजिड नहीं होते। रिजिड ऐसी चीज़ होती है जो अपनी शेप चेंज ना कर रही हो, यानी जो फ्लेक्सिबल ना हो, वो रिजिड होती है। जबकि ब्लड वेसल जो हैं फ्लेक्सिबल्स होते हैं, ये स्ट्रेच कर सकते हैं लाइक रबर होल्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। वॉल्यूम द फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो इतना होता है कि आपके वेसल्स हैं वो खुले रहते हैं हर टाइम के लिए, और रिलैक्स स्टेट्स के अंदर जो है वो हार्ट बीट्स जब कर रहा होता है, हार्ट जब बीट करता है तो एक दफ़ा वो लेता है और फिर उसके बाद छोड़ता है ब्लड, तो वो दोनों टाइम पे ही आपका ब्लड जो है वो आराम से सर्कुलेट हो रहा होता है। सो वेसल्स जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। अच्छा, दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ टेंशन इन द वॉल्स ऑफ द blood vessels, and consequently the pressure of the blood inside is greater than the external atmospheric pressure। तो वेसल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, जबकि इर्द गिर्द का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होगा। वेरिएशन इन ब्लड एज हार्ट बीट्स हमें नज़र आती हैं। जो ब्लड का प्रेशर का डिफरेंस है उसकी वजह से आपको हार्ट बीट्स की वजह से होती हैं, ये ब्लड का प्रेशर का डिफरेंस आता है। प्रेशर वेरीज फ्रॉम अ हाई सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ 120 torr to a low diastolic pressure of about 75 to 80 torr between beats in normal healthy body। एक आम हेल्दी जो पर्सन होता है उसका आपको पता है ना ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, 80 से लेके 120 टॉर तक होता है। 120 टॉर जो है ये हाई प्रेशर है, इसको सिस्टोलिक कहते हैं प्रेशर, जबकि जो लो प्रेशर है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये नंबर जो है ये इंक्रीज़ कर जाता है जब एज के साथ साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है, जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर बढ़ता जाता है, तो प्रेशर डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट यूनिट जो है टॉर या मिलीमीटर ऑफ HG जो है इसको हम यूज़ करते हैं SI यूनिट में प्रेशर के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव यूज़ इन द मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर ज़्यादातर जो है वो हम मर्क्यूरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको पता है ना, जो आप थर्मामीटर भी इस्तेमाल करते हो उसके अंदर भी मर्क्यूरी होता है। तो इसी तरीके से ये BP भी जो एपरेटस डिजिटल की बात नहीं करती, जो दूसरे वाला होता है जिसको पंप कर रहे होते हैं और आपके स्टेथोस्कोप्स आपने लगाए हुए होते हैं, तो उसके अंदर भी ये जिस तरह से ये वाला है तो इसके अंदर भी मर्क्यूरी ही लगा होता है। सो इस वजह से मर्क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए ये एक यूनिट बनाया गया है, और ये टॉर जो है ये एक्चुअली क्या है, मिलीमीटर ऑफ HG है, तो इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये किसके बराबर है, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। एक टॉर जो है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर जो स्फिग्मोमैनोमीटर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ये जो BP का एपरेटस है ये वाला, ये स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। इसके अंदर एक स्टेथोस्कोप भी होती है जो कि हार्ट बीट को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
इन्फ्लेटेड बैग का मतलब है जिसमें हवा भी नहीं भरी हुई आपने। तो एक बैग जो है वो आपने पहले अपने बाजू के साथ बांधना है और जिस भी पेशेंट का आपने बीपी चेक करना है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको फिर इंक्रीज़ किया जाता है। ये जो एयर वाला होता है पंप सा, इसको आप जब प्रेस करते हो तो उसकी वजह से ये बैग जो है इसके अंदर हवा भरना शुरू हो जाती है। हवा जब भरना शुरू होगी तो जो आपका आर्म है जहाँ पे आपने इसको बांधा हुआ है उसके ऊपर बाहर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ता जाएगा तो अंदर जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं ये श्रिंक होती जाएंगी। तो ये जब कोलैप्स कर जाएंगी मतलब बंद हो जाएंगी आपस में वेसल्स, तो यहाँ से ब्लड का जो फ़्लो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी अब ब्लड जो है वो आगे मूव नहीं कर रहा इन वेसल्स में इससे। यानी ब्लड का प्रेशर इतना आपने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर इतना दे दिया है कि ये जो ब्लड वेसल्स थी ये कोलैप्स कर गई। ये पहले खुली हुई थी, अब ये इस तरह से बंद हो गई हैं, ठीक है। और जब ये बंद हो गई तो फिर यहाँ से किसी किस्म का ब्लड नहीं गुजरेगा, ठीक है। स्क्वीज़ कर रहे हैं आर्म को, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, सिस्टोलिक प्रेशर लार्जर देन द सिस्टोलिक प्रेशर, और वेसल जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं, कटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। अब आप इसके जो वाल्व को खोलते हो और उस बैग में से हवा को रिलीज़ करवाते हो जब, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता बाहर का जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। उस प्रेशर के कम होने की वजह से पहले ये जो कोलैप्स कर गया था फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएगा। अब ब्लड का स्ट्रीम जो है वो यहाँ से गुजरेगा। ये जैसे ही एक टर्बुलेंट सा स्ट्रीम होता है अचानक से जब ओपनिंग मिलती है और ये बाहर को निकलता है तो हमारे पास ब्लड, तो आपके पास स्टेथोस्कोप में आपको आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को हम नोट करते हैं। ओपनिंग द रिलीज वाल्व ऑन द बैग ग्रेजुअली डिक्रीजेज द एक्सटर्नल प्रेशर, और फिर उसके नतीजे में आपका स्टेथोस्कोप जो है डिटेक्ट करता है इंस्टेंट पे एट विच द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द सिस्टोलिक प्रेशर। तो इस चीज़ को आपका जो स्टेथोस्कोप है वो बीट की शक्ल में आपको सुनाई देती है आवाज़, और इस पॉइंट को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एट दिस पॉइंट द फर्स्ट सर्ज ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द नैरो स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस अ हाई फ्लो स्पीड, एज रिजल्ट द फ्लो इज़ इनिशियली टर्बुलेंट। चूँकि अचानक से निकलता है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, वरना जब स्मूथ आपका ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो आपका लैमिनर फ्लो होता है जिसमें आराम से स्मूथली आपका बाजू में से जो है वो ब्लड, बाजू क्या हर बॉडी के ऑर्गन में ब्लड वेसल्स में से स्मूथली गुजर रहा है ब्लड। लेकिन जब इस तरह से आप प्रेशर रिलीज़ करते हो तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होगा। अब प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज़ करता जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर इवेंचुअली इक्वल्स द डायस्टोलिक प्रेशर, तो सबसे कम प्रेशर की तरफ आप चले जाओगे तो यहाँ पे तक आपको आवाज़ आएगी। यानी जो आपका ब्लड वेसल था वो पहले कोलैप्स कर गया था, अब जैसे जैसे यहाँ पे आपने वो बांधा हुआ था ना बैग, उसकी वजह से यहाँ पे कोलैप्स कर गया। अब आपने बैग में से जब हवा निकालनी शुरू की तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये खुलना शुरू हुआ और ब्लड अंदर से गुजरना शुरू हो गया था। तो जहाँ से ब्लड गुजरना शुरू हुआ वहाँ से लेके जब ये सीधा वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया और ब्लड का फ़्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन हो गया, वहाँ तक आपको आवाज़ सुनाई देती है बीट की, ठीक है। और उसके बाद आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो यहाँ ये जो जहाँ से ब्लड की पहली सर्ज बाहर निकली थी वो आपका है सिस्टोलिक प्रेशर यानी हाई प्रेशर, और जब ये स्मूथ हो गया, नॉर्मल हो गई ब्लड का फ़्लो, तो वो है डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये दो रीडिंग्स हम लोग नोट कर लेते हैं जिससे हमें प्रेशर का पता चलता है। From this point the vessel no longer collapses during any portion of the flow cycle, तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट से लैमिनर हो जाता है। और जो गर्गल आ रही होती है, गर्गल का मुराद है वो जो बीट सी आपको सुनाई देती है स्टेथोस्कोप में से, वो फिर ख़त्म हो जाती है। इन दो प्रेशर्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जहाँ से बीट सुनाई देना शुरू होती है और जहाँ से बीट ख़त्म होती है। जहाँ पे सुनाई देना शुरू हुई थी वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है यानी हाई प्रेशर होता है, और जहाँ पे ख़त्म हो जाती है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है यानी लो प्रेशर।